शुरू करते हैं आज की क्लास प्रीवियस क्लास के रिवीजन के साथ। क्या आप सभी लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे? लास्ट क्लास में कौन कौन प्रेजेंट था? राज जी आप प्रेजेंट थे, सतीश जी आप भी थे जी। जयेश मौर्य जी क्या आप थे कल की क्लास में? हाँ जी जयेश जी। नहीं मैम। नहीं थे, ठीक है। कल हमने किया था वर्ण विचार, किया था पूरा चैप्टर हमने किया था। आज उसी के एक शॉर्ट रिवीजन के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे जी। क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसको भी पता हो, नो नीड टू रेज हैंड, आप उत्तर दे सकते हैं। हमारी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जिसे भी उत्तर मालूम है प्लीज आंसर दीजिए। स्वरों की संख्या 11 है मैम। 11 है। और आज जो मैं रिवीजन करवा रही हूँ वो किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं, सिर्फ संख्या से रिलेटेड ही करवा रही हूँ। तो अगर आपने ये संख्याएं नहीं लिखी हैं तो साथ के साथ लिख लेंगे, ताकि लेटर ऑन आपको रिवीजन में हेल्प होगी। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कुल वर्णों की संख्या कितनी है हमारी वर्णमाला में? समिता जी, समिता हेलो जी। मैम। जी, हम बच्चे लास्ट क्लास के रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं और ये रिवीजन स्पेशली संख्या से संबंधित रहेगा। हर प्रकार के व्यंजन, हर प्रकार के स्वर की संख्याएं बताई जा रही हैं, पूछी जा रही हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आप ये संख्या से रिलेटेड नोट्स अगर कल नहीं बनाए हैं तो मैच करिए, और अगर कोई नहीं लिखा हुआ है, मिसिंग है, तो उसे लिखते जाइए जी। सौरभ जी, कुल वर्णों की संख्या 52। जी 52, 52 सही है सौरभ जी। नेक्स्ट हमने स्वरों का डिवीजन किया था, भेद किए थे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या और दीर्घ स्वरों की संख्या। प्लुत को हमने हटा दिया था, हिंदी में प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की संख्या, कोई भी, एनीवन, नो नीड टू रेज हैंड। मैम ऋस्वक 4 और दीर्घ 7। हाँ जी, ह्रस्व 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, बिल्कुल सही। अब हम आ जाते हैं व्यंजनों पर। तो सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन, उनकी कुल संख्या कितनी है? 25। 25, 25। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है 4। मैम। 4 यर है अलावा। जी, यह अलावा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या मैम जी। स्पर्श व्यंजन 27 होते हैं ना? 4। देखिए उनमें हमने जो विशेष व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, उनको शामिल नहीं किया है। ठीक है, ड और ढ, ड और ढ को शामिल नहीं किया है, तो ये 25 है। क्या जो मैंने आपको वर्णमाला शेयर की थी उसमें 27 मेंशन थे? किस किस ने नहीं। देखी थी मैम वो? मैंने देखा नहीं। अच्छा, देखा नहीं, तो चलिए उसमें से चेक करके आप मुझे बताइएगा सौरभ, इट्स योर होमवर्क, ठीक है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। 4, कौन और से हैं? कोई भी, कोई भी स, प्लीज। हम्म। स और स। स है। हाँ जी, ये हाँ, 4 जो लाइन में है, श श स ह, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या। कल हमने संयुक्त व्यंजन नहीं किए थे, पर फिर भी संयुक्त व्यंजनों की संख्या किसी को 4। वो तो 4 हैं। सौरभ जी, मुझे वो संयुक्त 4 हैं, बिल्कुल सही जवाब है। उन 4 के आप बता पाएंगे कौन कौन से व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं? छत्र और स्र। ये तो 3 हुए। स्र मैम छत्र गया स स्र। श्र, ठीक है, श
त्र ज्ञ श्र, ये चार जो वर्ण हैं ये संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जॉइंट, यानी ये दो व्यंजनों को मिलाकर बने गए हैं। पहला है कक्षा वाला क्ष, फिर है त्र से त्रिशूल, फिर है ज्ञ से ज्ञानी, और फिर श्र से श्रीमान या श्रीमती। ये चार व्यंजन जो हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नासिक्य व्यंजन कितने हैं, नासिक्य व्यंजनों की संख्या, जो नहीं लिखा है, जो मिसिंग आ रहा है वो लिखते जाइए साथ साथ। नासिक्य व्यंजन जिनके उच्चारण के समय नाक का इस्तेमाल अधिक होता है, नाक से हवा बाहर आती है, नासिक्य व्यंजन 5 हैं। वर्णमाला में जो हमने स्पर्श व्यंजन किए वो क ख ग घ ण, ट ठ ड ढ ञ, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो 5th अल्फाबेट है एवरी रो का, फर्स्ट 5 क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी 5 वर्गों में 5-5 अल्फाबेट हैं। तो जो 5th अल्फाबेट है, लास्ट वन वाला, लास्ट बैक बेंचर, वो पंचम वर्ण या नासिक्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए अंग, इया, ण, न और म, जिनके प्रयोग के समय हम हिंदी में बिंदु लगा देते हैं। ये है नासिक्य व्यंजन, इनकी संख्या है 5। इन्हें पंचम वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि सभी 5वें स्थान पर हैं। अंडरस्टैंड। अगला है, जब हमने स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया था तो सबसे पहले है कंठ है। कंठ से जिनका उच्चारण होता है, कौन सी क्लास है जो कंठ से जिसका उच्चारण होता है, कौन सा वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, कौन सा वर्ग है, क वर्ग। हाँ जी, ये आप अगर नोटिस करेंगे सभी लोग तो ये सीक्वेंस में है। सबसे पहले कंठ क वर्ग, क वर्ग के बाद आता है च वर्ग, तो तालु, तालु च वर्ग, फिर उसके बाद आता है ट वर्ग, ट वर्ग हो गया मूर्धा, फिर आता है त वर्ग, त वर्ग हो जाता है दंत्य, फिर आ जाता है प वर्ग, प वर्ग आ जाते हैं ओष्ठ। ये सीक्वेंस में स्थान है और सीक्वेंस में ही आपके ये सारे वर्ग चल रहे हैं। क वर्ग सबसे पीछे, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। इन इन अवयवों का, इन इन स्थानों का प्रयोग होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा था अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की संख्या कितनी है, महाप्राण की संख्या कितनी है? अल्प प्राण की संख्या 20, महाप्राण की संख्या 15। जी, अल्प प्राण, सौरभ नो नीड टू रेज हैंड, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। अल्प प्राण 20, महाप्राण 15 है। उसके बाद हमने घोष और अघोष किए थे। घोष व्यंजनों की संख्या ये स्वर तंत्री के आधार पर थे, और अघोष स्वरों की संख्या, हाँ जी कोई भी बताइए प्लीज। अघोष 13, स्वरों की संख्या 13। घोष 20, अघोष 13। जी, अघोष, जो घोष हैं वो 31 है, 31 हैं, और जो अघोष हैं वो 13 हैं। उसके बाद एक चीज और नहीं की थी, वो है, बताया था, मैम घोष 20 है ना? नहीं, घोष 31 है। 30। अयोगवाह, क्या है अयोगवाह, कल बताया था। अयोगवाह को संस्कृत में स्थान दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह को शामिल नहीं किया जाता। ये 2 हैं, अंग और अह। ठीक है, हम जनरली जब बचपन में अ आ इ ई सीखते थे तो अंग से अंगूर, अह खाली, हमें जरूर हमारी नर्सरी में टीचर लिखवाती है ये, पर ये स्वरों में शामिल नहीं है। वो जो आप 11 स्वर करते हो उसमें अंग और अह नहीं है। तो ये 2 क्या हैं, ना ये स्वर हैं ना ही ये व्यंजन है, ये हैं, इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। संस्कृत में इनका प्रयोग अधिक होता है। ठीक है जी, ये था आज का क्विक रिवीजन हमारी लास्ट क्लास का, और आज हम करेंगे सर्वनाम। वेरी इजी टॉपिक। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, और उन भेदों के उदाहरण और भेद के भी उपभेद, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं।
आज की क्लास में। सबसे पहले सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। जी, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? पेपर में नहीं आती परिभाषा, लेकिन हमें पता हो तभी तो। जी, संज्ञा की विशेषता जो बताते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो सर्वनाम होते हैं। सतीश जी वेरी गुड। कोई और बता सकता है सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले संज्ञा के शब्द। स्थान- जी, राज जी ने कुछ अलग बताया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, विशेषता नहीं होने बोला वाले उन्होंने। शब्दों को। जी, हाँ, समिता जी किससे अग्री करते हैं, सतीश जी या राज जी? मैम संज्ञा की जगहों पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सतीश जी, संज्ञा की विशेषता बताने वाले, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषता जो बताता है वो विशेषण होता है। ठीक है सतीश जी। लेकिन ओके। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, इसका क्या मतलब हुआ? इसको इंग्लिश में हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसका मतलब है बार बार जब कोई आपका परिचय पूछे या आप अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? मेरी माँ बहुत प्यारी है, मेरी माँ बहुत परिश्रमी है, मेरी माँ बहुत दयालु है, मेरी माँ अच्छा भोजन बनाती है, मेरी माँ सुबह जल्दी उठती है, मेरी माँ घर में सबकी देखभाल करती है। क्या बार बार मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ करेंगे बच्चों? या उसकी जगह पर आप किसी और शब्द का प्रयोग करेंगे जो उससे ज्यादा इजी होगा, ज्यादा कन्वीनियंट होगा? वो शब्द होगा वह। पहले तो हम बोल देंगे मेरी माँ का नाम श्रीमती उमा देवी है, या कुछ भी आप बोल सकते हैं जो आपकी माता जी का नाम है। उसके बाद आप बोलेंगे वह इतने वर्ष की है, वह बहुत परिश्रमी है, वह सुबह जल्दी उठती हैं, वह घर में सबकी देखभाल करती हैं, बहुत मेहनती हैं, दयालु हैं। तो बार बार उमा 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 या बार बार मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ के स्थान पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया, तो ये जो वह शब्द हो गया ये हो गया सर्वनाम। बार बार मैं जब अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो बार बार मैं अपने परिचय में प्रियंका 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 बोलूंगी तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ी सी परेशानी होगी और अच्छा भी नहीं लगेगा, भाषा सुंदर नहीं लगेगी। तो उसके स्थान पर मैं मेरी मैं इन शब्दों का प्रयोग जब करूंगी तो भाषा अधिक क्या हो जाएगी? प्रभावशाली हो जाएगी, सरल हो जाएगी और सुगम्य हो जाएगी। इसीलिए संज्ञा के स्थान पर और रिपीटिशन ऑफ नाउन भी नहीं होगा, बार बार पुनरावृत्ति से भी बच पाएंगे, इसीलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। सर्वनाम के अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जी, समिता जी आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। मैम 6। जी, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद हैं। क्या आप सभी के साथ स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। यस मैम। बट मैम ये पूछना था, आपने संज्ञा तो अभी करवाया ही नहीं। हाँ जी, संज्ञा नहीं करवाया, डायरेक्टली सर्वनाम पर कैसे आ गए? बिल्कुल सही प्रश्न है बच्चे। मैंने आपके जितने भी लास्ट ईयर्स के पेपर्स जब उन्हें पढ़ा जाता है, 10 12 15 20 पेपर पढ़ने के बाद मैं इसी कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि संज्ञा से संबंधित प्रश्न ही पेपर में नहीं पूछा जाता और टाइम हमारे पास लिमिटेड है। अगर आप लोग जानने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल मैं आपको संज्ञा करवाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर करवाने के लिए ही आई हूँ। लेकिन मुझे वो यूजफुल नहीं लगा और बिल्कुल बिगिनिंग का टॉपिक है, आपको आता ही होगा, बहुत वास्ट है ग्रामर, बहुत सारे टॉपिक हैं। लिमिटेड टाइम के लिए के कारण हमने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को चूज किया है, सेलेक्ट किया है जो हमारे सिलेबस में हैं, जिनके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट? उसके ओके मैम। अगर उसके बाद भी आप लोगों की इच्छा है, अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं संज्ञा भी करवाऊंगी। तो पहले हम सिलेबस पे फोकस करते हुए सिलेबस वाइंड अप करते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर करवाया जाएगा।
सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला प्रश्न ही यहां से आता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम का प्रयोग बार 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 क्यों, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर क्यों किया जाता है, तो उसका उत्तर मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रभावशाली बनाने के लिए, पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटिशन, पुनरावृत्ति से बचने के लिए, भाषा को सरल और सुगम्य बनाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इनमें से आपको कोई ना कोई ऑप्शन में जरूर दिखेगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अगला प्रश्न आएगा, 2, 4, 6, 8, तो हमें पता होना चाहिए 6 भेद हैं। 6 के 6 भेदों की संख्या से नहीं काम चलेगा, 6 भेदों के नाम भी पता होने चाहिए, तो ये आपको याद करने हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के बाद प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इन सभी के इंग्लिश में भी नाम नीचे दिए गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन, फिर उसके बाद इंडेफिनिट, डेफिनिट, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, सभी नाम लिखे गए हैं। अगर आप उसे इंग्लिश से भी कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव भी है प्रोनाउन। क्या है, अब इनको टर्न बाय टर्न समझाऊंगी और इनके एग्जाम्पल्स बताऊंगी। एग्जाम्पल्स आप जैसे सबसे पहले जब हम पुरुषवाचक से शुरू कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स में उसके उदाहरण लिखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष नाम से ही पता चलता है, पुरुष हम वैसे लेते हैं मेल्स के लिए, जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, लेकिन यहाँ पर हम पुरुष का मतलब लेंगे इंसानों से, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी हम इसमें शामिल करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 इसके उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या होता है यहाँ नहीं मेंशन्ड है, लिखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद बताए हैं, कोई रिपीट करेगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सच सच बताइएगा, इस पूरी दुनिया में जब भी किसी की भी बात करते हैं तो हमें सबसे उत्तम का मतलब होता है बेस्ट। उत्तम कौन लगता है, जिसमें कोई कमी नहीं होती, जिसकी कोई गलती नहीं होती, जो पूरी दुनिया जहान का सबसे अच्छा इंसान है, वो कौन होता है? हम खुद। कौन कौन अग्री करता है? है ना। हमारे दोस्तों में भी गलतियां हैं, हमारे माता पिता में भी गलती है, हमारे भाई बहनों में भी कोई ना कोई परेशानी है, गलती है, लेकिन हम जो है वो सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम, बेस्ट क्रिएशन। तो ये बात क्यों बताई, ये बात याद करने के, गौरव जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ये बात याद करने के पर्पज से बताई है कि हम इसे याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? उत्तम पुरुष जब बोलने वाला वक्ता, स्पीकर अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मीन्स अब इस समय मैं वक्ता हूं, मैं बोल रही हूं और आप सभी सुन रहे हैं, तो आप सभी कौन हुए? श्रोता, लिसनर। मैं वक्ता हूं, स्पीकर हूं, तो बोलते समय अपने लिए कौन से शब्दों का प्रयोग कर रही हूं, कोई बता सकता है? मैं, मेरा, मैं बार बार आपको बोल रही हूं, मैं बार बार आपको बोल रही हूं, मैं बार बार आपको बता रही हूं। उत्तम पुरुष का मतलब है जो बोलने वाला है, स्पीकर, वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं पुरुष, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल इसका है मैं, मेरा, मेरी, मेरा घर, मेरी पेंसिल, मेरा लैपटॉप, मेरी पुस्तक, ठीक है, मेरा चश्मा, ये, और मेरा नाम, मैं आपकी अध्यापिका हूं, इन शब्दों का मैं प्रयोग कर रही हूं। इसीलिए उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गया मैं, मेरा, मुझे, हम। एम आई राइट? समझ में आ गया? लिख लेंगे। मध्यम पुरुष Yes.
होता है जो श्रोता है। इस समय श्रोता कौन है? आप सभी श्रोता हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो आप क्या है? मध्यम पुरुष। मतलब बेस्ट तो मैं हूं अकॉर्डिंग टू मी। जब आप बोलेंगे तो आप बेस्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल मैं बेस्ट हूं और आप जो मेरी बात सुन रहे हैं वो मध्यम। मध्यम मीन्स ओके ओके टाइप लोग हैं। समझ में आ रही बात? ये सिर्फ याद करने के पर्पज से आपको समझाया जा रहा है। मध्यम पुरुष में जब वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए करता है, आप लोगों के लिए मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रही हूं? आप, तुम, तुम्हारा, आपका, राइट? तो ये सभी उदाहरण हो गए मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के। मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से हो गए? दोबारा रिपीट कर रही हूं। तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका। ये क्या है? ये वक्ता प्रयोग करता है श्रोता के लिए। जैसे कि मैं आपके लिए शब्दों का प्रयोग कर रही हूं। तुम ये होमवर्क करके आना, तुम्हें बात ध्यान से समझनी चाहिए, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने शब्द प्रयोग किए तुम, तुम्हें, आप। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। तो ये सभी मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अन्य, अन्य का मतलब है अदर। अदर कौन है? मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं, मैं उत्तम पुरुष हूं इस समय, आप मध्यम पुरुष हैं, और हमारी इस क्लास के अलावा और दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनके बारे में हम बात करें, ठीक है, वो सभी हो गए अन्य पुरुष। जो इस समय हमारी बातचीत में शामिल नहीं हैं और हम उनके बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? अन्य पुरुष के लिए हम शब्दों के प्रयोग कर सकते हैं वह बहुत दयालु लड़का है, वे बहुत अच्छे इंसान हैं। और अगर वो दूर नहीं है, पास ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पर हमें दिखाई दे रहा है पर हम हमारी बातचीत में शामिल नहीं है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये लड़का कितना गंदा है, इसने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। तो यह, वह, ये, वे, ये हमारी बातचीत में शामिल नहीं है और हम उनके बारे में बात करते हुए अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पहला कर लिया है इसके सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखवा चुकी हूं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर आ जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय कर लिया, मैंने निश्चय कर लिया आज के बाद मैं रोजाना सुबह 5 बजे 4 बजे उठूंगी और अध्ययन करूंगी और पढ़ाई करूंगी और हिंदी पढ़ूंगी। मैं सुबह 5 बजे उठ के व्यायाम करूंगी। मैंने ये निश्चित कर लिया है। मैं रात को 10 बजे तक सो जाऊंगी। मैंने निश्चय किया है आज के बाद मैं हेल्दी फूड ही खाऊंगी। तो मैंने जो सोच लिया है, मैं आगरा जाऊंगी, मैंने ये निश्चय कर लिया है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो डिसाइडेड हैं, जो हमें पता है, ठीक है। मुझे पता है कि यह पेन मेरा है, यह लैपटॉप मेरा है, यह घर मेरा है, ठीक है। तो जो चीजें पता हैं, जिन्हें आप इशारे से बताते हैं, वो होती हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इनके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? इसका उदाहरण है यह और वह। अब क्वेश्चन आ गया कि मैम आपने अन्य पुरुष का भी उदाहरण यह और वह बताया, निश्चयवाचक सर्वनाम का भी उदाहरण आप यह और वह ही बता रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि प्रश्न ऐसा भी आता है कि यह या वह को वो अंडरलाइन कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका भेद बताइए, टाइप का नेम बताइए। तो आप पुरुषवाचक भरेंगे, अन्य पुरुष पुरुषवाचक भरेंगे या निश्चयवाचक सर्वनाम को क्लिक करेंगे? कोई है यहाँ पे जो बताए?
क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण मैंने बताया, यह पेन मेरा है, यह लैपटॉप मेरा है, यह घर मेरा है, वह कार मेरी है। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कर चुके हैं। वो है, क्या उदाहरण हमने किए हैं कि यह लड़का कितना गंदा है, वह लड़की कितनी लंबी है, ये लोग कितने मोटे हैं। इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कोई भी नहीं? बताऊं? हाँ जी, तो ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम यहाँ पे पहले पार्ट का क्या नाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जब भी यह या वह किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यह मेरा भाई है, वह मेरी बेटी है, वह लड़का लंबा है, यह लड़की नाटी है, यह लड़का गोरा है, वह लड़की काली है, वे लोग मेरे घर जा रहे हैं। तो जब मैं व्यक्तियों के लिए यह वह ये वे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं तो वे हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। परंतु जब मैं यह या वह व्यक्तियों के अलावा वस्तुओं के लिए, घटनाओं के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगी, जैसे पेन, लैपटॉप, घर, कार, गाड़ी, इन शब्दों में मैंने वस्तुओं को इंगित किया है, वस्तुओं की ओर इशारा किया है। यह घर मेरा है, वह कार मेरी है, यह पेन मेरा है, वह पुस्तक मेरी है। तो ये सब क्या हो गए बताइए? निश्चयवाचक सर्वनाम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। क्या समझ में आ गया? यस मैम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या हैं? अमिता यह जी, कार आपकी मेरी आवाज है। कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। किसी भी चीज को, जैसे कि वह गाड़ी मेरी है, यह घर मेरा है, इसे इशारा करते हुए बताते हैं कि मतलब वो निश्चयवाचक है, और किसी अन्य लोगों के लिए बता रहे हैं कि वो लड़का गंदा है, या किसी और को बताते हैं तो वो अन्य पुरुष होता है। बिल्कुल ठीक। निश्चय के बाद आ जाता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब नीचे ही लिखा है इनडेफिनिट, अभी पक्का नहीं पता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब, अगर अनिश्चय हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं कि कनाडा के वीजा अनिश्चित काल तक के लिए सरकार द्वारा रोक दिए गए हैं। ठीक है। आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि आप कब घूमने जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आपने बोला अभी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, मतलब यट नॉट डिसाइडेड, अभी नहीं पता हमें इस बारे में, पक्की जानकारी नहीं है। तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान रखेंगे, हमेशा सर्वनाम हमने परिभाषा में बोला है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो जब भी हमने यह वह बोला या मैं, मेरा, हमारा बोला, तो इसके उत्तर को अगर आप समझेंगे तो ये नेमिंग वर्ड ही है, ये संज्ञा ही इसका उत्तर आता है। तो वैसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण है वो है कोई और कुछ। आई एम रिपीटिंग, कोई, कुछ। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हैं, इसका उदाहरण आपको देकर समझाऊंगी। दूध का ग्लास मेरी माँ मेरे लिए लेकर आई और उन्होंने कहा आप इसे पी लीजिए। जैसे ही मैंने ग्लास उठाया तो मैंने देखा ग्लास का था, ग्लास कांच का ग्लास था, उस दूध के अंदर मुझे कुछ काला काला सा दिखाई दिया और मैंने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ दूध में, क्या बोलूंगी आगे? कोई बता सकता है इस सेंटेंस को पूरा करेंगे? उदाहरण मैं बता चुकी हूँ, कोई और कुछ। दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ है। माँ ने पूछा क्या है, तो क्या उत्तर है मेरे पास? कुछ शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। हो सकता है वो काला काला चाय पत्ती का ही दाना हो, गलती से चीनी में मिक्स हुआ हो, मेरे दूध में आ गया। हो सकता है वो कॉकरोच
हो सकता है वो बाल हो, या हो सकता है वो कुछ और हो जो हम नहीं पता, हमें पता ही नहीं है क्या है। अग्री करते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना सभी? तो अगर यस मैम। अगर उत्तर आपको मिल रहा है कॉकरोच, उत्तर आपको मिल रहा है बाल, उत्तर आपको मिल रहा है चाय पत्ती का दाना, तो ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा के स्थान पर इनका उत्तर हमें मिला है। दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया, कोई, आप क्लास ले रहे हैं, क्लास के बीच में ही आपके घर की घंटी बजती है, डोरबेल होती है, और आप बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी मैम, मैं जरा देख कर आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कौन आया है, तो आप क्लास लेते लेते क्या आप इस समय बता सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कौन है? हो सकता है माँ हो सकता है पिताजी हो सकता है मेड हो सकता है भिखारी हो सकता है डाकिया हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो, पड़ोसी हो, गेस्ट हो, कोई भी हो सकता है, राइट? तो आप बोलेंगे मुझे क्या पता, जाऊंगी, दरवाजा खोलूंगा, देखूंगा, तभी तो पता चलेगा दरवाजे पर कौन है। ये कैसा प्रश्न है कि कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? पता नहीं। तो दूध में क्या गिर गया? डेफिनेटली नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कुछ तो गिरा है। दरवाजे पर कौन है पता नहीं, माँ है, पिताजी है, भिखारी है, पड़ोसी है, अतिथि है, कोई बच्चा है, टीचर है, लेकिन कोई तो है क्योंकि घंटी बजाई गई है हमारे घर के दरवाजे की। ठीक है, तो पता नहीं लेकिन कोई तो है, तो इट मींस डिसाइडेड नहीं है, पक्का डेफिनेटली हम नहीं कह सकते। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण लिखेंगे कोई एंड कुछ, और इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। आपको इन उदाहरणों को याद करना है, बिना उदाहरण याद किए ये बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत सारे शब्द प्रश्नवाचक सूची में डाले जाते हैं, जैसे कि कुछ उदाहरण बताइए। हमें पढ़ाते हैं ना बचपन में, प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? किसी को भी नहीं आता? कौन हो गया, कैसे हो गया, ये हाँ, कौन, कहाँ, कैसे, किस लिए, कब, ये सब हम प्रश्न पूछते हैं ना, तो ये प्रश्नवाचक शब्द। तो क्या प्रश्न अब ये उठता है, क्या सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या सभी प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? मतलब कौन, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए, क्यों, क्या ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। सभी प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्नवाचक सूचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, कुछ एक हैं। तो वो कुछ एक कौन से हैं? कुछ एक का उदाहरण बताइए। है क्या, कौन, इसका उत्तर क्यों तो नहीं है। अब आप पूछेंगे क्या और कौन ही क्यों है, कोई और शब्द क्यों नहीं है, क्यों इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, क्यों शब्द को इसमें शामिल नहीं किया गया, बट वाई, क्यों नहीं किया गया? तो इसका उत्तर आप अपने ब्रेन से समझेंगे बच्चे। सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के स्थान पर, तो हमें जिन प्रश्नों का उत्तर संज्ञा मिल रहा है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन जिनका उत्तर संज्ञा की फॉर्म में, मींस नेमिंग वर्ड नहीं मिल रहा, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग नहीं मिल रहा है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला उदाहरण दिया क्या, ठीक है, क्या उदाहरण दिया मैंने? क्या। फिर मैंने दिया कौन, तुम बाजार से क्या लाई हो? तो आप उत्तर देंगे जूते, कपड़े, मे बी समोसा। आप उदाहरण आप मुझे बोल सकते हैं राशन का सामान, आप मुझे बोल सकते हैं फर्नीचर, आप मुझे बोल सकते हैं स्टेशनरी का सामान। तो ध्यान से सोचेंगे तो राशन का सामान यानी चाय पत्ती, चीनी, आटा, तेल, घी, या स्टेशनरी का सामान पेन, पेंसिल, पुस्तक, किताब, या फिर जूते, या फिर कपड़े, या फिर फर्नीचर, या फिर टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब क्या हैं? ये सब संज्ञा शब्दों के उदाहरण हैं,
राइट, नेमिंग वर्ड है, बेसिकली नाम है। तो इसका मतलब है, एक और उदाहरण दे देती हूं, क्या, तुम्हारा क्या नाम है? तो आपने बोला मेरा नाम समिता है। तो समिता इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति का नाम है समिता, तो अगेन वो संज्ञा है। इसीलिए क्या शब्द को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में शामिल करते हैं? अगला है कौन। कौन 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 परीक्षा में भाग लेने वाला है? तो आप सभी अपना अपना नाम बोलेंगे। कौन कौन विदेश यात्रा पर घूमने जा रहा है? तो आप एक दो नाम बताएंगे। फिर मैं पूछूंगी, कभी भी किसी भी प्रश्न के उत्तर में संज्ञा ही आपको उत्तर मिलेगा जब आप प्रश्न लगाएंगे कौन। लेकिन अगर मैं प्रश्न लगा दूं क्यों, आप परीक्षा क्यों दे रहे हैं, आप ये एलएलबी की, एमबीए का परीक्षा क्यों दे रहे हैं? तो इसका उत्तर आप देंगे क्योंकि मुझे वकील बनना है, क्योंकि मुझे एमबीए करना है, मेरा इंटरेस्ट है। तो क्या ये जो मैंने बोला क्योंकि मुझे वकील बनना है, क्या ये संज्ञा है? मुझे वकील नहीं मैम। बनना है, क्या ये संज्ञा है बच्चे? नहीं, ये संज्ञा नहीं तो मैम। नहीं है ना। वकील बनना है, मुझे एमबीए करनी है। आप दूध क्यों पी रहे हैं? क्योंकि मुझे दूध पसंद है, तो पसंद है भी संज्ञा नहीं है। क्योंकि इससे मैं हेल्दी बनूंगी, तो ये भी संज्ञा नहीं है। तो कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जब हमने क्यों शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे उत्तर संज्ञा में नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं क्यों शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम में शामिल नहीं करूंगी। मैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में शामिल कर दूंगी कौन को, प्रश्नवाचक सर्वनाम में शामिल कर दूंगी क्या को। बाजार से क्या लाई? समोसा लाई, नमकीन लाई, टिक्की लाई, कपड़े लाई, फर्नीचर लाई। ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं, राइट। तो जिन जिन प्रश्न के शब्दों का आपको उदाहरण संज्ञा में मिलेगा, आप उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम में डालेंगे। जिनका उदाहरण संज्ञा की फॉर्म में नहीं मिलेगा, आप उन्हें उसमें नहीं डालेंगे। दो उदाहरण मैंने करवा दिए हैं आपको, कौन और क्या। बाकी के जो लिस्ट है, जितने भी प्रश्न सूचक शब्द हैं, उनमें से आप खुद फाइंड आउट करेंगे। ये आप सभी का होमवर्क है, ठीक है जी। नंबर 4 हम कर चुके हैं, नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। 1 मिनट में ये मीटिंग लीव हो जाएगी और उसके बाद आपको रीजॉइन करना है अगेन, ठीक है। उससे पहले कल समिता जी आपने प्रश्न पूछा था, दंतोष्ट व्यंजन के उदाहरण पूछे थे ना समिता जी? समिता, आपने इसका उत्तर ढूंढा या नहीं? लेकिन मैंने आपको कहा था मैं कल आपको इसका उत्तर बताऊंगी। दंतोष्ट व्यंजन का उदाहरण है, यानी दांत और होंठ की सहायता से बोलने वाले, वो हैं फ और व। आप बोल के देख सकते हैं, फ और व बोलते समय आपके दांत और होंठ एक दूसरे को छू रहे हैं। तो दंतोष्ट व्यंजन के उदाहरण फ, कौन सा फ? नुक्ता वाला, डॉट वाला, और व, ये दो आप, ओके मैम। ठीक है जी। हम पढ़ चुके हैं अभी तक 4 भेद। उन चारों भेदों के नाम प्लीज बताएंगे। कौन बताना चाहेगा? रेज योर हैंड। सर्वनाम के 4 भेद के नाम बताइए जी, राज जी। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जी जी समिता जी। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जी, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं हमने किए हैं? 3। 3 भेद हैं। सतीश जी, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों के नाम बताइए। मैम, उत्तम, मध्यम और अन्य। आप बताएंगे कौन उत्तम पुरुष है, कौन मध्यम है और कौन अन्य है? मैम, उत्तम में जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है। ठीक है, मध्यम में मैम, जब व्यक्ति जिन शब्दों का श्रोता के लिए करता है।
ठीक है जी। और अन्य में मैम जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और वो अपने पास में मतलब वो अपने से कनेक्ट है। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण बताइए सतीश जी। मैं बहुत मतलब वे बहुत दयालु लड़का है। वह बहुत दयालु लड़का है, करेक्ट। समिता जी, वह बहुत दयालु लड़का है, इसमें इन्होंने कौन से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है? वह वह उस शब्द वह शब्द का प्रयोग किया है। राज जी, वह शब्द का उदाहरण मुझे याद आ रहा है, मैंने इस्तेमाल किया है निश्चयवाचक सर्वनाम में। और यहाँ पे सतीश जी कह रहे हैं ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या आप इसे समझा पाएंगे कौन सही है और कौन गलत है? मैम यहाँ पे दोनों लोग सही है, क्योंकि जो पुरुषवाचक सर्वनाम में यूज हो रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो रहा है, और जो निश्चयवाचक सर्वनाम में यूज होगा वो किसी एक चीज के लिए होगा, वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा। वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा, वेरी गुड। जब आप पेन, घर, किताब, पुस्तक, कार इनकी बात करेंगे तो वो निश्चयवाचक में चला जाएगा, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति की बात करेंगे, लड़का, लड़की, लोग, पुरुष, महिला की बात करेंगे तो वो किस में चला जाएगा? अन्य। और उसकी बात कर रहे हैं आप, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, वो है पुरुषवाचक अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है जी। इसी के साथ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जयेश जी बताना चाहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण? जयेश मौर्य। किसी वस्तु के बारे में मैडम जी कहा बताया जाए। जैसे किसी वस्तु मतलब? घर हो गया, कार हो गया, पेन हो गया। तो ये क्या हो गए? घर, कार, पेड़ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। यस मैम। एक उदाहरण बताइए, प्रयोग करके बताइए पूरा वाक्य। निश्चिंत मैडम जी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के मैंने उदाहरण लिखवाए हैं 2। वो कौन से उदाहरण है और उन उदाहरणों को वाक्य में प्रयोग कीजिए ताकि मोर वो क्लैरिटी। मेरा वो मेरा पेन है, वो मेरा घर है। वो मेरा पेन है, इसमें कौन से शब्द को आप बोल रहे हैं? वो या मेरा या पेन या है? मेरा। मेरा। मेरा क्या है? मेरा शब्द क्या है? किस सर्वनाम का कौन सा भेद है? सर्वनाम है, आई अग्री, लेकिन कौन सा भेद है सतीश जी? मेरा मेरा शब्द सर्वनाम के कौन से भेद का है? मेरा शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है सतीश जी? निश्चयवाचक है ना। मेरा निश्चयवाचक का है। मेरा शब्द की बात कर रही हूं, कोई भी, एनीवन, क्विकली। मैम उत्तम मेरा पुरुष का। शब्द उत्तम पुरुष उत्तम सर्वनाम का उदाहरण है, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का, बिल्कुल सही। यस। जयेश जी, जो अब हम बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो उसमें आपने जो उदाहरण दिए वो गलत हैं। राज जी उदाहरण देंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण, क्विकली। मैम जैसे कि वहां पर कोई खड़ा है, ठीक है। और और दूसरा हो जाएगा कि वहां पर कुछ रखा है। ठीक है, वहां पर कोई खड़ा है, वहां पर कुछ रखा है। सतीश जी, इन दोनों वाक्यों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से शब्द हैं? मैम क्या एक बार रिपीट? वहां पर कोई खड़ा है, वहां पर कुछ रखा है। इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों वाक्यों को उदाहरण बताया है राज जी ने कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, इन दोनों वाक्यों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है इस पूरे वाक्य में जो मैम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ कुछ और कोई। कुछ और कोई, वेरी गुड।
कुछ और कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। बिल्कुल ठीक। हम थोड़ा सा, जयेश जी आप प्लीज सभी यहाँ पर क्या नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हो? यस मैम। हाँ हाँ जी, मैम, जो इम्पोर्टेंट। यस सर। हाँ जी, जो जो आप लिखेंगे वही आपको हेल्प करेगा। सुना हुआ कभी भी याद नहीं रहता है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम जयेश जी। जयेश जी अगर आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। ओके मैम। आगे बढ़ेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम चौथा टाइप, इसका मैंने आपको बता दिया था, दो उदाहरण बताए थे। बताया था कौन, बताया था क्या। इसके अलावा आप सभी के लिए होमवर्क दिया था कि जितने भी प्रश्न सूचक शब्द हैं उन लिस्ट में अपने आप से उन शब्दों को इस्तेमाल करके प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर लिखिए सामने, और उत्तर देखिए क्या वो उत्तर संज्ञा है। अगर वो उत्तर संज्ञा है तो यानी वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है। अगर उत्तर संज्ञा नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ क्यों पढ़ा रही हूं, क्योंकि मैं आप इन सब बच्चों की टीचर हूं, तो ये पूरा सेंटेंस संज्ञा नहीं है। तो क्यों शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में शामिल नहीं किया जाता। ऐसा एक करेंगे और लिस्ट बनाएंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। होमवर्क फॉर ऑल। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का यहाँ पर इंग्लिश में नाम दिया है रिलेटिव प्रोनाउन। संबंध का मतलब ही रिलेशन है। इसका मतलब है ऐसे सर्वनाम, ऐसे शब्द, सर्वनाम शब्द जो दो छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़कर उनका संबंध स्थापित करते हैं, मतलब उनको जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये एक नहीं होते, सबसे बड़ी बात ये दो होते हैं। अभी तक जैसे हमने पढ़ा, यह है, वह है, कोई, कुछ, मैं, मेरा, हमारा, तुम, आप, उसका, ये सभी एक 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 शब्द हैं। लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम में एक नहीं, दो शब्दों का जोड़ा प्रयोग किया जाता है। सिंपल उदाहरण, ज्यादातर लोकोक्तियों से जो हमारे बड़े बुजुर्ग बातें बोलते थे उन्हीं के उदाहरण आते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। उदाहरण नंबर 3, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इजी है ना उदाहरण। जो करेगा, जो करोगे सो भरोगे, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ठीक है, ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं ना हमारी लाइफ में। यस और नो? तो इसमें ध्यान रखेंगे कि मैंने कौन कौन से शब्द मैंने बोले, दो शब्द होते हैं। तो इन सभी उदाहरणों में पहला उदाहरण, जो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जैसा वैसा। पहला शब्द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में स्टार्ट होता लगता है, और जो दूसरा शब्द है वो सेकंड सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज होता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कोई भी जो बताना चाहे। जो और जो वो। और वो। जो और वो, वेरी गुड। फिर अगला मैंने उदाहरण दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। कौन सा इसका उदाहरण है? जैसी और वैसी। जैसी वैसी, ये दो शब्द हैं, संबंध बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा। तो जो के साथ वो भी कभी ऐड हो जाता है, कभी जो के साथ सो भी ऐड हो जाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये सभी जो है क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, सबसे इजी। ठीक है, याद रहेगा। इसके उदाहरण भी याद रहेंगे, बहुत ही इजी, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। लास्ट भेद, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है जी? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो व्यक्ति खुद के लिए प्रयोग करता है। निज, निज मतलब माई सेल्फ, निज मतलब माई सेल्फ। जैसे कि
अब आप बोलेंगे आप अपने लिए, तुम, हम सभी लोग, मैं, मेरा, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नहीं, ये शब्द जब भी ध्यान रखेंगे, मैं, मेरा, हमारा, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण नहीं है। ये किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या होते हैं? मैं अपना काम खुद करती हूं, तो इसका पहला उदाहरण हो गया खुद। दूसरा उदाहरण है मैं अपने कपड़े स्वयं धोती हूं, तो दूसरा उदाहरण हो गया स्वयं। तीसरा उदाहरण दे रही हूं, मैं अपना गृह कार्य अपने आप करती हूं, तो तीसरा उदाहरण हो गया अपने आप। चौथा उदाहरण दे रही हूं, चौथा उदाहरण आप लिखेंगे, मैं अपना कमरा स्वतः साफ करती हूं, तो स्वतः शब्द आ गया। ये है चौथा उदाहरण। इन चारों उदाहरणों को मेरे लिए कौन रिपीट करेगा प्लीज? और जिन्होंने नहीं लिखा है वो मैच करके लिखेंगे। जी सतीश जी। मैं अपना काम खुद करता हूँ। सिर्फ सिर्फ उदाहरण चाहिए मुझे, पूरा सेंटेंस नहीं, सिर्फ वो शब्द चाहिए। इसमें मैं खुद, खुद, वेरी गुड, करेक्ट। स्वयं, स्वयं, ठीक है। तीसरा उदाहरण मैं है अपने आप। मैं मैं अपना खाना अपने आप बनाती हूँ, मैं अपना कमरा अपने आप साफ करती हूँ, मैं अपनी कार अपने आप धोती हूँ, ठीक है। और चौथा उदाहरण स्वतः, मैं अपना गृह कार्य स्वतः करती हूँ, किसी और से नहीं करवाती। समझ में आ गई बात? ये चार उदाहरण समिता जी क्विकली रिपीट। खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे निज का मतलब होता है माई सेल्फ। इसमें मैं, मेरा, मैं शब्द इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। जी सतीश जी, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, और ये हमारा चैप्टर हो गया डन। प्रश्न क्या आएगा? सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न नंबर 2, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो 3 तो आपको सर्वनाम के भेद दे दिए जाएंगे, और जो चौथा है वो संज्ञा का, या वो विशेषण का, या वो अव्यय का, किसी का भी, किसी भी चीज का, क्रिया का, किसी भी चीज का आपको भेद दे दिया जाएगा। तो वो आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आपको सर्वनाम के 6 भेदों के नाम याद होंगे, फिंगर टिप्स पर होंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न आपको आएगा कि जैसे नीचे देखेंगे स्क्रीन पर, जी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। जी, इस टाइप का प्रश्न भी आ जाता है कि कोष्टक में से सर्वनाम का उचित भेद छांट कर गोला लगाइए। आपको ऑप्शन चूज करने के लिए आ जाएगा, वह कल जाएगा। अब ये कौन सा सर्वनाम है जो बोल्ड लेटर में लिखा है, जो डार्क है? क्विकली। अन्य। अन्य, देखिए आ गया, पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है? अन्य क्यों है समिता जी, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। क्योंकि मैम क्योंकि हम लोगों ने सर्वनाम में पढ़ा था कि उत्तम और मध्यम और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के लिए किसी और के लिए जो बोला जाता है शब्द, जैसे वह कल तो जाएगा या लेकिन फिर वह। निश्चयवाचक का उदाहरण भी तो वह है, वह और यह है। मैं तो निश्चयवाचक सोच रही थी, इसको क्लियर कीजिए प्लीज। निश्चयवाचक यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा, और जैसे कि यह मेरी गाड़ी है, यह। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर तो कल जाएगा किसी व्यक्ति की बात की जा रही है ना? वह कल आगरा जाएगा, वह तो कोई अलमारी की या किसी पुस्तक की बात नहीं की जा रही है, इसीलिए यह अन्य पुरुष है। सभी को समझ में आ गया?
आप कुछ खाएंगे, इसका उत्तर सतीश जी कुछ? हम अब हाँ जी, आप कुछ खाएंगे। सतीश जी। अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन पीछे तो क्वेश्चन मार्क भी लगा है ना, तो प्रश्न लगा है, तो कहीं आप ब्रेन में ये तो नहीं सोचने लगेंगे अरे ये तो प्रश्न पूछा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि किसी भी सेंटेंस के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो बिना सोचे समझे प्रश्नवाचक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सही जवाब है आपका। अगला है, हमारे बीच विद्यमान है श्री कामता प्रसाद जी। आप हमारी संस्था के संस्थापक हैं। यहाँ पर आप शब्द जो है वो बोल्ड लेटर में है। आप शब्द कौन सा है, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? इसका उत्तर मैं जानना चाहूंगी। सतीश जी से पूछ लिया, समिता जी से पूछ लिया, राज जी मैम ये मध्यम पुरुष का उदाहरण। कौन सा होगा? मध्यम पुरुष मैम। आपको कैसे पता, वो सुन रहे हैं? प्लीज बताइए। बिकॉज मैम मैम यहाँ पे किसी को मतलब कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस करने के सेल्फ में बताया जा रहा है, और इंट्रोड्यूस तभी किया जाता है जब वो व्यक्ति सामने हो। देखिए बच्चे, क्लियरली लिखा है हमारे बीच विद्यमान है, हमारे बीच में प्रेजेंट है, मतलब वो बता ही रहे हैं कि वो वहीं पर ही है। हाँ जी, तो ये है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब किसके लिए प्रयोग होता है? लिसनर के लिए। तो वो बैठे हैं और वो सुन रहे हैं, तो वो क्या हुए, मध्यम पुरुष हुए, या वो अन्य पुरुष हुए? कौन बताना चाहेगा? मध्यम। आपके हिसाब से वो मध्यम पुरुष है, कोई और? हाँ जी, अन्य पुरुष ये नहीं है, ये मध्यम पुरुष है, क्योंकि अन्य पुरुष में तो हम यह और वह, ये और वे का ही प्रयोग करते हैं। और वो बैठे हैं, सामने ही बैठे हैं, लिखा है विद्यमान है, वो सुन भी तो रहे हैं हमारी बात, वो श्रोता है। बिल्कुल ठीक। मैं अपनी किताब तुमको नहीं दूंगा, अपनी बोल्ड लेटर में लिखा है। जयेश जी ट्राई करिए। अपनी जो है वो उत्तम पुरुष है या वो निजवाचक है? निजवाचक। निजवाचक बोल रहे हैं जयेश जी। समिता जी, डू यू अग्री? उत्तम पुरुष है। ये उत्तम पुरुष है। सतीश जी, दो अलग अलग जवाब आ रहे हैं, आपका क्या विचार है इस बारे में? ऐसा करते हैं, ये सभी नोट करेंगे, टाइम भी हमारा अप हो गया है। मैं अपनी किताब तुमको नहीं दूंगा, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तम पुरुष और निजवाचक। सभी इसको ढूंढेंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम के रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, अगली क्लास हमारी होगी मंडे को। तब तक के ओके लिए मैम। नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू मैम, प्रणाम मैम।